So we have talked about the drawbacks in the Lorentz model. We have talked about the Sommerfeld extension. We have talked about de Broglie's equation. अगर de Broglie's equation की हमने बात की, then in that case एक बात वहाँ पे clear हो गई कि electron has a wave character and many other substances were also shown to be wave character. बहुत सारे substances का wave character पता चलेगा. जैसे कि अगर हमने बात की बकमन्स का कोई C6 वो काफी heavy molecule है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक wave character. We talked about the substances such as neutrons, protons, alpha particles. उन सब के अंदर wave character है. तो ये तो confirm हो गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर wave character होता है. अब जो बोहर की थ्योरी है, बोहर की थ्योरी के अंदर wave character कोई ऑप्शन नहीं. Now थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, बताओ wave है या नहीं. लेकिन कुछ लोग यहाँ तक कि बोहर और बाकी लोग जो है, they were very much keen on having this particular theory क्योंकि सारा का सारा उसमें चला हुआ था. तो उन्हें लगा कि शायद de Broglie की इक्वेशन से हम बोहर की थ्योरी को प्रूव कर सकते. उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही. देखो, उन्होंने माना, they accepted that electron is a wave. They accepted. Okay. Now they said that wave is confined in a fixed region. That they called as orbit. अब उन्होंने सिर्फ इतना चेंज कर दिया कि पहले वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ पार्टिकल, अब उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. वो मान लिया. अब अगर एक वेव को एक कंफाइंड रीजन में रखना है, then there are certain restrictions. For a wave to stay in a confined region, the wave must be a standing wave. Standing wave का मतलब होता है जैसे गिटार को आप एक प्लग कर देते हो तो गिटार की स्ट्रिंग वही वाइब्रेट कर देती है और वाइब्रेशन आगे मूव नहीं करती. इस तरीके की वेव को एक स्टैंडिंग वेव कहा जाता है. पूरे थ्रेड को लेकर उसको कहीं से प्लग कर दिया जाए तो एक ही जगह पे वो वाइब्रेट करता है, तो चाहे पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही हो, चाहे उसके अंदर 50 वेव हो, but still the wave vibrates at the same position. That is what is called as a standing wave. For a wave to stay confined in a given region, it has to be a standing wave. It cannot be a moving wave. ठीक है? तो अगर हम उसे स्टैंडिंग वेव मान के चलते हैं, then that उसमें एक और restriction आ जाती है, वो ये कि this particular region must have an integral number of waves. Clear? इस पूरे रीजन में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वेव्स होने चाहिए. दिस शुड बी 1 2 3 4 10 20 50 60, बट 10.5 नहीं चलेगा क्योंकि जहां 10.5 चला, दिस ट्रस्ट एंड ट्रफ दे आर गोइंग टू मर्ज विद ईच अदर और ये वेव अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा. अ ट्रैवलिंग वेव कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फिक्स्ड लेंथ. क्लियर? ठीक है? तो दिस हैज टू बी अ स्टैंडिंग वेव. और अगर ये स्टैंडिंग वेव है, then in that case the integral multiple of this wavelength must be equal to the circumference of the circle, that is 2 pi r. Clear? ये एक restriction, nothing to be confused about. Seriously. What they did was they substituted this lambda from de Broglie's equation. Lambda is equal to h by mv. उन्होंने कर दिया इसको NH by NV is equal to 2 pi r. और अब एक बड़ी peculiar सी बात होगी, इसको हल्का सा ट्विस्ट करो and you get NH by 2 pi is equal to NV. बहुत ही क्वेश्चन आता है. अब रिया बहुत ही क्वेश्चन नहीं सही है. ये तो ये एक एग्जांपल सा है कि इस बार का रिपब्लिक ये इस बार का इंडिपेंडेंस डे का भाषण किसी ने सुना हो तो एक बड़ी कॉमिकल बात है. मोदी जी भाषण दे रहे थे अपनी सरकार के बारे में, खूब ये वो ये, और लास्ट में उन्होंने बोला कि आपने जो सरकार दिल्ली में चुनी है वो एक ईमानदार सरकार है. अब लोग कंफ्यूज्ड, भैया दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र में है, सेंटर में है, बट स्टेट में तो नहीं है. तो लोग इस बात में कंफ्यूज थे कि मोदी जी ने केजरीवाल की तारीफ की है या अपनी सरकार की तारीफ की है.
बाकी समझने वालों तो यही समझा कि उन्होंने खूब गालियां देने के बाद लास्ट में केजरीवाल की तारीफ कर दी। इसी तरीके से ये सिस्टम डी ब्रॉगली की इक्वेशन ने ये प्रूफ किया कि बोहर की पूरी थ्योरी गलत है, बट लास्ट में उसकी मेन पॉसिबिलिटी तो सही बता दी। अब ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात, ठीक है। अब ये सही है या गलत इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, calculate the wavelength of an electron present in the third orbit of hydrogen, if the radius of the first orbit is x. Solve it. देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको पता करना है R3 रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अब इक्वेशन बनती है n² by z into the radius of the first orbit, ठीक है ना। R0 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस कम्स आउट टू बी 3² by 1 into अब यहां पे इक्वेट कर दो, यू गेट ये वाली इक्वेशन। n को ले लियो फिर से 3, थर्ड ऑर्बिट है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3² x, ठीक है। एंड therefore it becomes lambda is equal to 6 pi x. So that is the equation. Now, अब ये तो एक टिपिकल सा कंफ्यूजन हो गया यार, बोहर की थ्योरी सही है या गलत, समझ नहीं आ रहा। एक साइंटिस्ट ने सोचा कि तो अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात, when you talk about Bohr's theory, तो उसके अंदर ये जो R है ये कैलकुलेटेड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये जो V है वेलोसिटी, ये भी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू नहीं। फाइन, तो यही कंफर्म नहीं था कि ये जो R यहां पे यूज हो रहा है, जो V यहां पे यूज हो रहा है, वो है या नहीं है। तो इसलिए ये कंफर्म कर पाना ही मुश्किल था कि ये NH/2π mvr के बराबर है या नहीं। हो सकता है NH/2π कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो, लेकिन क्या वो mvr के बराबर है, यही कंफर्म नहीं था। So now a scientist thought that let me find out the mv value, that is momentum value, and the radius value, that is the exact position with respect to the nucleus, and I'll be able to prove whether this NH/2π is equal to mvr is a correct equation or not. Fine. So what he did was, he took a very simple way. He said कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, let us put a gamma radiation here. जब gamma radiation इसको स्ट्राइक करेगा तो it is going to be reflected back, and I am going to find out the position of the gamma radiation, and from that I will be able to find out the position of the electron. इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? अब
ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, यहाँ से गामा रेडिएशन यहाँ से स्ट्राइक होकर आएंगी. I will get the position again and I will get the time in which the electron has moved from this position to this position. और उससे मुझे velocity पता चल जाएगा, velocity से मुझे momentum पता चल जाएगा. ठीक है? Now this is how he thought that he would do it. The person who did this experiment was Heisenberg. He did this experiment and he was shocked. कितना ही experiment उसने किया, he was not able to find this problem. और उसकी एक बड़ी peculiar problem थी, बहुत ही peculiar problem. Let us say example के तौर पे we have a weighing balance. Now that weighing balance has a capacity to measure the mass of each atom. वो इतना ज़्यादा accurate है कि वो एक atom का mass measure कर सकता है. इतना accurate. Now if that weighing balance is so accurate, अब आप उसके ऊपर एक powder substance को weigh करते हैं, you get the exact. ठीक है? Now what you do is you transfer that powder substance into something. Now, are you sure you have transferred that entire amount? आपने वेट एग्जैक्ट किया, लेकिन जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया वो एग्जैक्टली ये तो जरूरी नहीं है. हो सकता है पाउडर सब्सटेंस थोड़ा सा उस पैन के साथ चिपक जाए. ठीक है ना? हो सकता है पैन में जो पहले से लगा हुआ था वो निकल के आ जाए. तो although you have made the balance measurement exact, still you are not sure whether you have got the same amount or not. क्योंकि जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो मेजर्ड सब्सटेंस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. और ऐसे केस में आपका सिस्टम, आपका इंस्ट्रूमेंट जितना मर्जी एक्यूरेट हो जाए, एक इनहेरेंट इनएक्यूरेसी, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी उसमें रहेगी ही रहेगी. अब वही चीज यहां हो रही थी. यहां पे जब हम गामा रेडिएशन की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दोनों कैरेक्टरलेस हैं. अब दो कैरेक्टरलेस लोग जब आपस में मिलेंगे तो हम उनसे क्या कैरेक्टर की उम्मीद रख सकते हैं? यहां पे पता चला कि गामा रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया और उसका डायरेक्शन चेंज हो गई. नाउ गामा रेडिएशन व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. अब दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, एक का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि एक का मोमेंटम चेंज हो गया, तो क्या दूसरे का मोमेंटम कांस्टेंट रह जाएगा? दूसरे का भी तो मोमेंटम चेंज होगा. अब जो आपने मोमेंटम आगे जाके मेजर किया, वो मेजर क्या किया है? वो तो चेंज हो चुका. तो आप मेजरमेंट करने का फायदा क्या है? मोमेंटम चेंज हो गया. अब दूसरी एक और प्रॉब्लम देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अभी सुबह का समय है, पंखे मैंने बंद कर दिए हैं, तो यहाँ पर मान लो एक मच्छर उड़ रहा है, इरिटेट कर रहा है. ठीक है? तो उस इरिटेशन के लिए हम उसको सजाए मौत दे देते हैं. ठीक है? तो अब वो इरिटेट करता करता मैं उसको देखे जा रहा हूँ, आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, सडनली आई फाइंड यू मच्छर यहाँ पे कहीं आ गया, मतलब मार दिया. अब मच्छर नहीं गया. Now what I do is I simply keep my hand like this. और मैं आपसे एक से कहता हूँ, यार एक काम करो, उठो और उठकर ये बताओ कि मेरे हाथ के नीचे मच्छर था. चलो अब इसको सजाए मौत देते हैं, आएगा जब यहाँ. तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, इस हाथ के नीचे मच्छर कहाँ है? अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मच्छर अभी तो फिलहाल ऊपर हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर वो मच्छर हाथ के नीचे है, then you can say one thing for sure, वो इस रीजन से इस रीजन के बीच में कहीं है. लेकिन इस पूरे रीजन के बीच में कहाँ है आप नहीं बता सकते. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मच्छर का जो साइज है वो मेरे हाथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. और क्योंकि उसका साइज मेरे हाथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इस वजह से आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि ये मच्छर कहाँ है. ऑन द अदर हैंड, ये मच्छर के लिए छिपकली होती शायद आप नहीं मरता, शायद के पक्का ही नहीं मरता. लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई बड़ा सा जानवर होगा और मैं हाथ की जगह चलो कोई शायद कॉपी मार देता, then in that case क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है, then in that case कहीं से उसकी पूंछ या कहीं से उसका मुंह बाहर निकलता हुआ दिख जाता, तब आपको पता चल जाता कि वो कहाँ है. तो if the size of the particle
whichever it might be, the mosquito or the lizard or the cockroach or whatever it might be, if it is greater than half the size of my hand, तो या तो इधर से या इधर से कहीं से निकल के दिख जाएगा, and I'll be able to know its position. But if the size is smaller than the half the size of my hand or this particular instrument, then I will not be able to tell its exact position. Clear? बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम लाइट के साथ है. लाइट की एक वेवलेंथ होती है, एंड लाइट कैन टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ओनली दोज पार्टिकल्स जिनका साइज उसकी वेवलेंथ के हाफ से ज्यादा है. अगर किसी पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के हाफ से कम है, तो हमें ये तो पता चल जाता है कि वो पार्टिकल किस रीजन में है, ये नहीं पता चलता उस रीजन में किस पोजीशन पर है. तो वहां पे एक इनबिल्ट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाती है. फाइन. अभी जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का साइज एक गामा रेडिएशन के वेवलेंथ से भी छोटा है, और क्योंकि इसका साइज एक गामा रेडिएशन की वेवलेंथ से भी छोटा है, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो हम बता ही नहीं सकते. डायरेक्शन की बात है. मोमेंटम सिर्फ इससे नहीं आता कि हम उसकी स्पीड में कहते हैं, मोमेंटम गामा रेडिएशन की वेवलेंथ में चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं उसकी. तो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा. तो चलो फाइनल एनर्जी निकाल ली. अब ये नहीं पता ना कि वो बेंड हुआ कितना है, किस एंगल से बेंड हुआ है. अकॉर्डिंगली हम ये एग्जैक्ट मोमेंटम चेंज भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोमेंटम इज नॉट जस्ट अबाउट द वेलोसिटी, मोमेंटम इज अबाउट द डायरेक्शन आल्सो. ठीक है जी. और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हो सकता है गामा रेडिएशन के मोमेंटम में फ्रीक्वेंसी में चेंज ही ना, जैसे होता है. There is a slight decrease in the frequency of the gamma radiation when it strikes the electron, and this is termed as Compton effect, which shows that gamma radiations are particles. ये तीसरा effect है light का, which shows that light is a particle, Compton effect. ठीक है. पर कितना हुआ इलेक्ट्रॉन ने उतना उसमें कितना मोमेंटम चेंज किया, कितनी उसकी डायरेक्शन में चेंज आया, कितना उसका वेलोसिटी में चेंज आया, हाउ डू वी नो दैट? ठीक है. तो इसलिए मोमेंटम चेंज हम निकाल नहीं पाए. तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि हम पोजीशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि गामा रेडिएशन की वेवलेंथ कुछ है. ठीक है. और दूसरी बात भी ये समझ में आ गई कि हम इसका मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते. हम सिर्फ ये बात कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इस रेंज में कहीं है, इस रीजन में कहीं है. कहां है हमें नहीं पता. इसका मोमेंटम कुछ है, इस रेंज में कहीं है, कितना है ये हमें नहीं पता. यानी कि ना तो हम मोमेंटम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, ना हम वेवलेंथ को उसकी पोजीशन एग्जैक्टली निकाल सकते हैं. जब हम मोमेंटम और वेवलेंथ पोजीशन निकाल ही नहीं सकते, देन इन दैट केस हम इसको वेरीफाई कहां से करें? अल्टीमेटली तंग आके हाइजेनबर्ग ने ये स्टेटमेंट दे दी दैट द एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम, एंड नहीं बोल रहा, और exact position or momentum of any subatomic particle can never be determined. अगर तुम एक-एक भी डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे तो वो भी डिटरमाइन नहीं होगा. Clear? And the minimum product of the uncertainty in position and momentum is h by 4 pi. This is what we call as Heisenberg's uncertainty principle. Write it. Heisenberg's uncertainty principle. The exact position or momentum, the exact position or momentum of any subatomic particle, the exact position or momentum of any subatomic particle can never be determined.
the exact position or momentum of any subatomic particle can never be determined. Full stop. The minimum product of the uncertainty in position and momentum is h by 4 pi. Is h by 4 pi. Now this is what we call as uncertainty in position, and this is the uncertainty in momentum. Okay? This is what we call as Heisenberg's uncertainty principle. H by 4 pi cos. But this is the minimum. मतलब ये कि मिनिमम करते करते आप इतना तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है. तो डोंट कंसीडर कि h by 4 pi कांस्टेंट ही है. ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन हाँ h by 4 pi से ज्यादा होगी. ये मिनिमम है. इतना एरर तो आप जितना मर्जी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए, इतना एरर तो आएगा ही आएगा. ठीक है? It's something like कि मान लीजिए आप ब्यूरेट से एक टाइट्रेशन करते हैं, तो ब्यूरेट के अंदर एक ड्रॉप, चाहे उसमें मार्किंग आप जितनी मर्जी एक्यूरेट कर लीजिए, ब्यूरेट की एक ड्रॉप से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, उतने एक ड्रॉप का एरर तो आएगा ही आएगा ना. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज इनबिल्ट एरर इन द सिस्टम, जिसको आप किसी भी एक्यूरेसी से कोई भी मेजर करें, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आएगा ही आएगा. That is what we call as uncertainty in position and momentum. This is the minimum error. ठीक है? Now, अब एक बड़ी peculiar सी चीज हुई. अब पता नहीं इस चीज के लिए हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए. We started over with, we do not know the structure of atom. We started with that. इस chapter में ऐसे start किया. We do not know the structure of atom. ठीक है? और structure of atom से मतलब है we do not know the position of electron, क्योंकि it is simply the position of the electron which is the structure of atom. And now we have understood why we did not know the position of electron, because the position of electron cannot be found. तो अब हमें पता चल गया है कि जो हमें पता नहीं था वो हमें पता क्यों नहीं था. अब हमें ये पता चल गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमें पता नहीं था वो हमें इसलिए पता नहीं था क्योंकि पता ही नहीं किया जा सकता. So your wish, you want to be happy about it or you want to be sad about it, your wish, but that's a fact. अब थोड़ी सोचो. Now the statement is, we now have understood that why we do not know the structure of atom. Now we have understood that. हमें अभी भी structure of atom नहीं पता, पर हमें अभी ये पता चल गया है कि हमें जो structure of atom नहीं पता वो हमें पता क्यों नहीं है. Because what we were trying to find out can not be found out. ये है structure of atom की सबसे बड़ी प्रॉब्लम. I think that's the only problem. बड़ी है छोटी छोटी. Now, जो श्रोडिंगर ये जो हाइजेनबर्ग uncertainty प्रिंसिपल है और जो डी ब्रॉग्ली की इक्वेशन है वो कम से कम एक डाउट को क्लियर कर देते हैं. Both of them they tell it that why the electron is not in the nucleus. ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन लिखो ना यार. Calculate the velocity of an electron. Calculate the velocity of an electron present in a nucleus. Present in a nucleus of diameter 10 raised to power
-14. अब देखो lambda is equal to h by mv. सुनो इस क्वेश्चन को सुनो, ठीक है? lambda is equal to h by mv. Clear? Now lambda is the wavelength, m is the mass, v is the velocity, h is the Planck's mass. Clear? अब एक सिंपल सी बात ये है कि a wave can exist in a confined region and that confined region is the nucleus. जैसे कि हमने समझा है कि a wave can exist in a confined region only if it's a standing wave. तो हम इलेक्ट्रॉन को एक standing wave मान लेंगे, ठीक है? Now it is existing inside the nucleus. अब be very clear, उसके अंदर उसकी half wavelength नहीं हो सकती. It has to be minimum one wave. Is it clear? So that is the maximum wavelength it can have, and that would be the diameter of the nucleus. That would be the maximum wavelength. Is it clear? न्यूक्लियस के अंदर 2 वेव हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, बट मिनिमम एक तो होगी ना. तो न्यूक्लियस डायमीटर मस्ट बी मिनिमम 1 वेवलेंथ. ठीक है? Is it clear? Now, अगर मैं इसको 1 वेवलेंथ मानता हूं न्यूक्लियस के डायमीटर को, जो कि मिनिमम है, उससे कम मैं मान नहीं सकता. ठीक है? Now, what will be the velocity of the electron? निकालो. m की वैल्यू 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम. आप इसको 10⁻30 किलोग्राम ले लो. यानी टेक m is equal to 10⁻³ किलोग्राम. ठीक है? टेक h is equal to 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड. तो let me (10⁻³ जूल सेकेंड. ठीक है? Just substitute it, give me the powers. Lambda is 10⁻14. क्या आएगा? comes out to be n raised to power n. कहना नहीं है बता दी. एक ही आएगी उसमें. Anyway, कितनी आ जाएगी? 10 to the power 10 to the power 11 का सीधा मतलब है it comes out to be something around 400 times the velocity of light. अब एक सिंपल सी बात ये है that electron cannot have a velocity greater than the velocity of light. And if it cannot have a velocity greater than the velocity of light, it cannot exist in the universe. Is it clear? ठीक है? क्योंकि अगर मैं इसकी वेलोसिटी को कम करता हूँ, लाइट की वेलोसिटी के जितना भी रख देता हूँ, then in that case the value comes out to be greater than the radius of or the diameter of the nucleus. एक बड़ा वेव एक छोटे रीजन में
इज इट क्लियर? समझ आई बात? तो यानी कि उसकी वेवलेंथ कम से कम न्यूक्लियस के रेडियस से 300 गुना ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम, तब उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो। ठीक है, अगर चाहो तो एक और कैलकुलेशन कर लो। व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट? निकालो। What would be the wavelength of the electron having the velocity equal to the velocity of light? That is such a question. Velocity is 3 into 10 raised to power 8. तो लैम्डा कितना आ रहा है? तो it is something like 10 raised to power minus 11. That is the minimum wavelength of the electron. इससे छोटे रीजन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? समझ आई बात? तो पहली बार डी ब्रॉग इक्वेशन ये चीज क्लियर कर दी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है? अब दूसरी चीज, यही बात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी प्रूव की जा सकती है। देखो क्वेश्चन, calculate the uncertainty in the velocity of an electron. Calculate the uncertainty in the velocity of an electron present inside the nucleus of diameter 10 raised to power minus 14 meters. यहाँ पे मैं न्यूक्लियस का डायमीटर भी जितना एक्चुअल है उससे 10 गुना बता रहा हूँ। It's nearly 10 to minus 15 मीटर। आपको 10 to minus 14 मीटर दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी डायमीटर बड़ा बता रहा हूँ। ठीक है? तभी देखो कितनी वैल्यू आ रही है। इसका सीधा तरीका ये है कि यहाँ पे डेल्टा x है। Now delta x is the diameter of the nucleus. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इतने रेंज में तो कहीं है ना, ठीक है? डेल्टा v को लिख दो m डेल्टा v. m is 9.1 into 10⁻⁻⁴ kilograms. Delta v is the uncertainty in velocity. अब आपसे मिनिमम अनसर्टेनिटी पूछी गई है, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी में you are going to make it equal to h by 4 pi. Now take 4 pi as 10. Actually it should be taken as 12, but you can take it as 10. Calculate. हाँ रेंज पता है, पोजीशन कितना पता है।
अब मैंने तो मच्छर की पोजीशन पूछी थी, तो मच्छर की पोजीशन हमें कहाँ पता थी? हाथ एक रेंज हो गया था, मच्छर तो उसमें नहीं था ना कहीं था, तो अनसर्टेनिटी नहीं हो गई है पूरे रेंज। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर कंचा है, उस बॉक्स के अंदर कहाँ है क्या आपको पता है? तो बॉक्स की अनसर्टेनिटी हो गई ना। अगर बॉक्स का साइज कंचे के साइज से कंपेरेबल है, मतलब ये कंचे के साइज से छोटा है, तब तो आपको पक्का पता ना कंचा कहाँ है। क्या आंसर है? 10 दो आंसर क्यों आ रहे हैं? एक बार चेक करो कैलकुलेशंस क्या है। But the thing is, again the uncertainty comes out to be more than the velocity of light. If the uncertainty turns out to be greater than the velocity of light, it simply means the electron cannot be in place. क्योंकि uncertainty ही velocity से ज़्यादा है। Is that clear? इतनी uncertainty नहीं हो सकती ना, तो electron भी nucleus में नहीं हो सकती। तो हाइजेनबर्ग uncertainty principle और डी ब्रॉगली इक्वेशन दोनों ये बात क्लियर कर देते हैं that the electron cannot exist in the nucleus. अब we have just discussed about that what are the problems. Electronic wave हो गया, then आनी चाहिए इधर टेनिस बॉल 11 by 12 आएगा, तो ओवरऑल टेनिस बॉल 10 आ जाएगा। अब ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर सके, जो इस प्रोबेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर सके। Now such an equation was given by Schrödinger. Now we have the Schrödinger's equation, and Schrödinger equation is अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये इक्वेशन ही अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग इक्वेशन, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी चीजें समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। I believe you would have done a little bit about differentiation and integration. जब आप differentiation करते हो, you write something like dy by dx, something like that, where you say that y is actually a function of x. There y पूरा x का फंक्शन है, जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा y अकॉर्डिंगली चेंज होगा और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। एक्चुअली आप x के ही फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, where we differentiate a function with respect to the variable on which it is dependent. कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ,
When I am moving, then in that case my position is changing with respect to x, with respect to y and with respect to z, because I am moving in 3 dimensions. ठीक है? तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज निकालता हूं तो वो कुछ और आएगा, उसका y की पोजीशन चेंज से कोई लिंक ही नहीं है. There is a possibility that I might just be moving in an x straight line, तो x continuously change हो रहा है लेकिन y और z में कोई चेंज आ ही नहीं रहा. तो एक वेरिएबल से मैं बाकी वेरिएबल की जो नेचर है, जो चेंजेस है, उनको नहीं बता सकता. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो उसको कभी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पूरी तरह डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा सकता, उसकी नेचर को बताया ही नहीं जा सकता. तो ऐसे फंक्शन को मुझे अलग अलग वेरिएबल से अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. जैसे अगर मेरे पास एक फंक्शन है, लेट अस से आई हैव अ फंक्शन psi which is in x and y and z, तो मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे उसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. पहले मैं x से डिफरेंशिएट करूंगा. जब मैं x के साथ चेंज निकाल रहा हूं तो y और z में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं सिर्फ x चेंज कर रहा हूं, y और z को तो चेंज कर ही नहीं है. तो y z का जो भी पार्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा. जब मैं y से डिफरेंशिएट करूंगा तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, जब z से डिफरेंशिएट करूंगा तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा. तो I am not differentiating it completely, I am differentiating it partly. और जब भी हमें ऐसे किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है तब उस जगह v की जगह del लगता है. Del is a partial differential operator जो हमें ये बताता है कि you have to differentiate it partially. Do you know what is an operator? Mathematical operator. So, मैंने लिखा 3 + 4, ठीक है. मैंने लिखा 11 - 4, ठीक है. मैंने लिखा 49 / 7. मैंने लिखा 14 × 1/2. In fact, this by also is an operator. ठीक है. मैंने लिखा √49. Now, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये एडिशन नहीं है, ये एक सिंबल है. ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है. Do you know सिंबल का मतलब क्या है? 2 को बीच से काट दिया तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा. ये एक्चुअल सिंबल है. तो पता है इसको कभी-कभी इनटू बोला जाता है क्योंकि जब भी किसी क्रॉस करते यहां से जाना है तो उसको क्रॉस करके कैसे करते यहां से जाओ, इनटू. Yes, that's the story behind it. And you know what this is? ये कहां से आया सिंबल? ये सिंबल कहां से आया पता है? Root. This is nothing but arc. तुमने क्या सुना? ये सिंबल देखा है? क्या होता है? इंटीग्रेशन. ये सिंबल यूज किया है. क्या मतलब होता है इसका? समेशन. इट इज सिग्मा. अगेन एस ऑफ p सम. तो एक बात देखिए आपने, ये जो सिंबल्स हैं अपने आप में कोई मीनिंग ही नहीं है. These symbols need to be defined. इनकी डेफिनेशन देनी पड़ती है. क्लियर? इन सारे सिंबल्स में से कौन सा सिंबल ऐसा है जो आपको सबसे अच्छी तरह पता है? और आपको पता है
जब से आपने मैथमेटिक्स शुरू किए, आप उसी सिंबल को, जो आपको सबसे अच्छी तरह पता है, हमेशा से पता है, उस सिंबल को आप हर साल दोबारा पढ़ते हैं और हर बार उस सिंबल का मतलब बदल जाता है। Do you know that? Have you realized that? I believe आपका साइन, आपका ये होगा, ये हमें पता है, एडिशन सिंबल। But do you think 1 plus 2, 1 plus minus 2, x plus y, 3x square plus 3xy plus 3y square, ठीक है? क्या इन सब में प्लस का मीनिंग सेम है? Have you done matrices, determinants किया है? वहां पे प्लस का मतलब फिर बदल जाता है। सिर्फ प्लस, जो वैल्यू है प्लस को प्लस करना, कोई बड़ा टेढ़ा था, क्योंकि हर बार इसका मतलब बदल जाता है। अगर सिर्फ एडिशन के ऊपर एक किताब लिखी जाए ना, तो किताब शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एडिशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल नंबर्स का एडिशन अलग है, रियल नंबर्स का एडिशन अलग है, इंटीजर्स का अलग है, फ्रैक्शन का अलग है। 1/2 plus 1/3, अगर आपको 1 plus 2 आता है, क्या 1/2 plus 1/3 ऐड कर लोगे? कर पाओगे? देखो, ये छोटा सा सिंबल है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसे डिफाइन करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये d और ये del, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इन्हें डिफाइन करना पड़ता है। पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। यहाँ पे तो हमने लिख दिया dx, dy by dx, किसी बच्चे को लिख के चलो dy by dx करके दिखाओ, कर लेगा? dy by dx सिखाया गया है आपको कि भैया dy by dx का मतलब ये है, अब तुम्हें दिखने लगा हाँ dy by dx का मतलब ये है, पूरा प्रोसेस बताया गया है। उसी तरीके से जब del लिखा जाता है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अ सिंबल, और सिंबल की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि अगर आपको ये सिंबल दिखे तो इसका मतलब ये है। सिंबल का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि आपने देख ही लिया, सिंबल को कैसे चूज कर रहे थे यार, रूट का आर लगा दो। अब आर लगा तो दिया, अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि ये सिंबल अगर कहीं मिले तो इसका मतलब ये है, ये सिंबल कहीं मिले तो इसका मतलब ये सिंबल मिले तो इसका मतलब ये है। They are called operators. Operators are symbols which are defined, and that definition, that description tells us that whenever such a symbol is observed, this is what we are supposed to do. और ऑपरेटर का मतलब ना सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्या डिफाइन किया है, ऑपरेटर का मतलब इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस पर वर्क कर रहा है। देखो, फ्रैक्शन पे वर्क कर रहा है तो इसका मतलब बदल जाएगा, ये नेचुरल नंबर्स पे वर्क कर रहा है तो उसका मतलब बदल जाएगा, इंटीजर्स पे वर्क कर रहा है तो उसका मतलब बदल जाएगा, वेरिएबल पे वर्क कर रहा है तो उसका मतलब बदल जाएगा। तो meaning of the operator not only depends on what the operator is, it also depends on what it works on, किसके साथ है। Is it clear? अब ये देखो, हमने बड़े आराम से रूट कर दिया, रूट ऑफ 49, आपने आंसर निकाल दिया, क्लियर? अब सोचो, if I write root of -5, कर पाओगे इसे? माइनस नंबर्स का तो रूट डिफाइन। तो अब इसके लिए इस नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम में रूट ऑफ -5 नहीं है। अब इसकी इमेजिनेशन में चले जाए, कन्वर्ट इनटू इमेजिनरी नंबर्स। We write it as under root of -1 into 5, and we make it as under root of 5 into under root of -1. ये mathematics का rule है that a number can be broken apart into two integers and both must not be negative. One could be negative, but both cannot be negative.
ठीक है? Is it clear? तो मैं इसको अंडर रूट 5 को अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -1 नहीं लिख सकता, और अंडर रूट -5 को मैं अंडर रूट 5 इंटू -1 लिख सकता हूँ, ठीक है? Now this under root -1 is a imaginary value. Imaginary है, इसलिए इसको it's not called I, it's called iota. Iota is actually a insignificant imaginary quantity. So iota, okay, बोलते हैं, it does not have even an iota of truth. Iota. So this is -1. It's an imaginary value and it has no physical meaning. Is it clear? ये बात समझ में आई? Now these numbers which incorporate such a number in them, they are called imaginary numbers. Real numbers and imaginary numbers, they join together and they become another number system called complex numbers. Clear? They are called complex numbers. ठीक है? Complex numbers में हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. एक जनरल सिंपल मैथमेटिक्स में यूज होता है that complex numbers are written as z. Now the z is equal to a real part x plus an imaginary part y. So this is how the complex numbers are written. Real part and imaginary part. ठीक है? Further, complex number के लिए एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं conjugate. Conjugate कभी इसके ऊपर बार लगा देते हैं, कभी इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं. Anything. Conjugate का मतलब ये होता है it is x minus I y. ठीक है? अगर कोई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कभी भी उसका अपना स्क्वायर नहीं होता. इट इज ऑलवेज z मल्टीप्लाइड बाय z स्टार. ठीक है? आंसर निकाल सकते हैं? z into z स्टार यानी कि x plus I y into x minus I y वैल्यू निकालना जरूरी है. Here this value comes out to be x square plus y square. इसका मतलब ये है कि the square of a complex number is a real positive number. Is that clear? इतनी बात समझ में आई? ठीक है? मैंने अभी थोड़ा सा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बताया और इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये the imaginary numbers do not have a physical significance. Imaginary words ही समझ में आता है. Clear? Fine. The square of an imaginary number, that is a complex number, is a positive real number and it has a physical significance. Is this statement clear? समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? अब ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि now we have to talk about this psi. Now psi is what we call as the wave function. Psi is a wave function. ठीक है? Now psi is not a simple function. Psi is a complex function. जैसे कि अगर हम लिखते हैं psi x, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में फंक्शन लिख रहा हूँ, तो the psi is something like a cos x plus iota b sin x. So this is a complex function. ठीक है? Further, this psi x could also be a complex, something like it could be
a e raised to power minus iota nu x, where nu is a constant. So psi could be a function of this kind. इस तरीके का फंक्शन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो पहली चीज, psi does not have any physical meaning. It is a complex function. ठीक है? दूसरी बात, यहां पे हम psi को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. So very obviously, this must satisfy the condition of differentiation. A condition of differentiation is that psi must be single value. It must be continuous. Okay? Then only we will be able to differentiate. Is it clear? So ये properties हैं psi की. It is a wave function. ठीक है? अब जब हम किसी भी वेव फंक्शन की बात करते हैं, तो वेव फंक्शन एक्चुअली इज एन एम्पलीट्यूड फंक्शन. अ वेव फंक्शन टेल्स अस द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो आइडियली psi also must give us the amplitude of the electron wave. गड़बड़ है. Amplitude is a real number. Amplitude imaginary नहीं होता. But psi is imaginary. तो इस वजह से हम psi को डायरेक्टली एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते. हम ये कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड. ठीक है? अनदर स्टेटमेंट इज psi is similar to the amplitude function of the electron wave. ठीक है? Psi is similar to the amplitude function of the electron wave. ठीक है? अब एक और चीज, जब हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर gives us intensity, और intensity is proportional to amplitude square. ठीक है? ठीक है? Intensity का क्या मतलब होता है? Intensity का मतलब होता है brightness of the wave. ठीक है? The region in which the wave is present, the maximum amount, that is the brightness, that is the intensity. And you can even say it is the probability of the wave. जहाँ पे वेव के होने की probability सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे वेव सबसे ज़्यादा bright है. और जहाँ पे probability कम होती चली जाएगी, वेव की intensity, वेव की brightness उतनी कम होती चली जाएगी. In the same manner, psi का square, अच्छा important बात, psi का square एक real value है. Clear? तो psi का square gives us the intensity of the electron wave. That is, the square of the psi gives us the probability of finding the electron. It gives us the probability of the region in which electron is the most intense or most present. That is psi square. ठीक है? अब देखो, एम्पलीट्यूड इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो यू गेट द वेलोसिटी, चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ठीक है? अगर उसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया जाए यू गेट द एनर्जी. ठीक है? सो दिस इक्वेशन इज अ डबल डिफरेंशियल. एक बार डिफरेंशिएट करके फिर से डिफरेंशिएट किया गया. v स्क्वायर v by t स्क्वायर नहीं है, v स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है? तो दिस गिव्स अस द डबल डिफरेंशियल गिव्स अस एनर्जी. ठीक है? So when we talk about this energy, this is a Schrödinger energy equation.
ठीक है? In this energy equation, this part represents the kinetic energy. This is total energy, and this is potential energy. This is total energy and this is potential energy. अब एक सिंपल सी बात है ना, सारी की सारी एनर्जी को इक्वेशन की एक साइड ले आऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू बचेगी वो तो जीरो ही होगी। सारी एनर्जी को मैंने एक साइड ले लिया, द टोटल बिकम्स जीरो। So this is what is the meaning of the Schrodinger equation. ठीक है? Now, after understanding the meaning of the Schrodinger equation, इस इक्वेशन के अंदर एक और प्रॉब्लम है, and that problem is this is in the x, y and z coordinates. X, y and z coordinates are called the Cartesian coordinates, and they are fit for a particle in a box. Length, breadth, height box की होती है, x, y, z box की होती है। अब एक अगर एटम की बात करें, एटम इज मोर लाइक अ स्फीयर। अब उस स्फीयर में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कहां से निकालोगे? तो ये जो सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन बनी हुई है, ये एक एटम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक क्यूबिकल बॉक्स में डाल दिया जाए तो ये इक्वेशन उसके लिए वैलिड है, एटम के लिए नहीं। तो अगर एटम के लिए इस इक्वेशन को वैलिड करना है तो हमें इसको इस तरीके के कोऑर्डिनेट में चेंज करना पड़ेगा जो एक स्फीयर के लिए वैलिड हो, and you will have to convert it into spherical coordinates. ठीक है? So now we are going to talk about something called the spherical coordinates. I hope you know a little bit of trigonometry. थोड़ी बहुत तो आती है? Good. तो बेटा अब हम जिस चीज की बात करेंगे, अब जो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स समझाया नहीं है, बट आप इस इक्वेशन को देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि जितना मैथमेटिक्स आपने किया है या जितना मैथमेटिक्स आप शायद अपनी जिंदगी में करेंगे, ये इक्वेशन उससे ज्यादा है। Even if you become an engineer, you won't be doing this particular equation. और इतना मैथमेटिक्स आप नहीं करेंगे, पूरी चाहे जितनी मर्जी आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितना मर्जी मैथमेटिक्स कर जाए, आप इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है? You will reach this level only if you do MSc. Otherwise, you are not going to reach this level ever. ठीक है? तो ये आपके लेवल से ऊपर, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ थोड़ी चीजें बता रहा हूँ। अब when we talk about the coordinate system, हमारे पास coordinate system में this is Z, this is X, and this is Y. ठीक है? There is a particle, let's say here, यहाँ पे एक particle. Now इस particle को हम एक cube के form में convert कर देते हैं. We keep it on the diagonal of the cube. मतलब ये this is the x coordinate, ठीक है? This is the z and this is the y. Y is this. This is the y. तो x, y, z इसके डिफाइन हो गए, ठीक है? यहां से हम एक लाइन बना देते हैं. Now let's say this is the vector r. ठीक है? This vector r makes an angle of theta with the z-axis. Here, can you represent z in terms of r and theta?
ये z है, ये z पार्ट है, z वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स z एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं होगी, इतना तो समझें। जब हम बोलते हैं z कंपोनेंट डज नॉट मीन z एक्सिस। इरिटेटिंग हो जाती है, तो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ये पूछे कि z इक्वल टू z को रिप्रेजेंट करना है, ऑब्वियस आंसर। So the z becomes r cos theta. ठीक है? अब what we do is we get the projection of this vector in the xy plane. We got the projection of the vector in the xy plane, and this angle is phi. So how do you represent in terms of r, theta and phi? X की क्या वैल्यू होगी? ये जो यहां पे है x की क्या वैल्यू होगी? दिस इज द सेम एज हियर, यही तो है यहां पे। अगर ये r cos थीटा है तो ऑब्वियसली दिस इज r sin थीटा, तो ये जो लेंथ है दिस इज r sin थीटा, ठीक है। अगर ये r sin थीटा है तो दिस इज गोइंग टू बिकम r sin थीटा cos phi, ठीक है। तो x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi and y will be equal to r sin theta sin phi. Is it clear? So what we can do is we can represent x, y, z in r, theta and phi. ठीक है? कोई confusion? Now when we talk about r, theta and phi, they work in a sphere. क्योंकि अब हमने क्या किया, r is the radius and theta and phi are the angles. तो जब भी हम r थीटा, देखो जब हम x y z प्लॉट करते हैं, जब हम x y z की बात करते हैं तो we are plotting the point in a rectangular or cuboidal system, क्यूब में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको r theta phi में कन्वर्ट कर देते हैं तो we are defining it on the surface of a shell, एक स्फीयर में डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर। जैसे हमने r डिफाइन किया एक शेल डिफाइन हो गया, जैसे हमने थीटा डिफाइन किया एक कोण डिफाइन हो गया, जैसे हमने phi डिफाइन किया तो पॉइंट डिफाइन हो गया। Is it clear? So r, theta and phi are called spherical coordinates. एक एटम के लिए spherical coordinates are more applicable as compared to the Cartesian coordinate, because Cartesian coordinate are talking about rectangular system, box system. This talks about the sphere system, and so these coordinates are more applicable for an atom. Okay? Is it clear? So the Schrodinger equation is converted into the spherical coordinates, और spherical coordinates में कन्वर्ट करने के बाद इस इक्वेशन को तीन इक्वेशन में ब्रेक कर दिया जाता है, एक r इक्वेशन, एक थीटा इक्वेशन और एक phi इक्वेशन, ठीक है। So we get this psi which was psi x, y, z. Psi is a function of three variables x, y, z. This is converted into a function of r, theta and phi. Okay? And this becomes equal to a function r which is in r, theta which is in theta, and phi which is in phi.
एक तरह से ये समझ लो कि हमारे पास एक फंक्शन था जो x y z का फंक्शन था, उसको हमने एक x के फंक्शन में, एक y के फंक्शन में और एक z के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हम इन तीन फंक्शन को अलग अलग सॉल्व कर सकें। एक साथ हम तो इनको सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हमें अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ता, तो हमने इसको तीन इक्वेशन में चेंज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। Is it clear? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर कुछ पूछना है? समझ आएगी बात? कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। Have you heard of something called factorial? मतलब पता है factorial का मतलब पता है? अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है n into n minus 1 n minus 2 up till 1। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि we have something called 0 factorial। Now 0 factorial is 1। ठीक है, factorial is defined only for whole numbers, सिर्फ whole numbers के लिए डिफाइंड है। -1 फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है, 1.1 फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शंस, it is not defined for negative integers, it is not defined for the non-rational number, irrational number के लिए defined नहीं है, और obviously complex numbers के लिए भी defined नहीं है, imaginary numbers के लिए defined नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ whole numbers के लिए defined है। तो अगर किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, n कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन 0 to infinity होल नंबर्स, और कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो अगर किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो उसका जो एक सुना होगा आपने रेंज एंड डोमेन, ठीक है, उसकी जो रेंज है दैट विल बी होल नंबर्स, और जो उसका डोमेन है दैट विल बी, नहीं, उसकी रेंज होगी नेचुरल नंबर्स और डोमेन होगा होल नंबर्स। इज दैट क्लियर? और कुछ हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फाइन। अब इस चीज को समझने के बाद जब इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, यानी कि r, थीटा और फाई को अलग अलग सॉल्व किया जाता है, तो हमें तीन अलग अलग इक्वेशंस मिलती हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट दिस r इक्वेशन which is in r, it is called radial equation. Obviously it is telling you the radius. This radial equation actually turns out to be an equation in two variables. ठीक है, और यहां पर जो इक्वेशन मिलती है that is a constant, let's say constant 1 into n minus l minus 1 factorial. This is how we get the r equation. ठीक है, then we have a theta equation.
which is supposed to be a theta equation in theta. This equation is actually again an equation in two variables, that is L and M. जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इक्वेशन आती है a constant 2 into L minus absolute value of M factorial. This is the equation that we get. ठीक है? जब हम इस phi equation को बनाते हैं तो इस phi equation which is in phi again turns out to be an equation in one variable only, and that is M. Now its value comes out to be a constant 3 into absolute value of M. ठीक है? Now, could you please tell me what could be the range and domain of N, L, M? Solve it. What could be the range and domain of N, L, M?